ज्योतिबा फूले कौन थे। इवन ये भी आपको नहीं जानने दिया गया, नहीं हम लोग बचपन में जानते थे, मतलब कोई तर्क ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और उनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। जबकि सच्चाई ये है, जब आप अभी का लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ज्यादा ज्योतिबा फूले का शिक्षा में इंडिया में योगदान है, लेकिन उनके नाम पर शिक्षा दिवस भारत सरकार नहीं मनाती है। किसके नाम पर मनाती है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। जो कि अगर उनके मूल फिलोसफी को पढ़ेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो वो एक पार्टिकुलर विचारधारा को बचाने की बात करते हैं, उस फिलोसफी की बात करते हैं। जबकि ज्योतिबा फूले किसकी बात करते हैं? बहुजन समाज के, जो वंचित तबका है, जो बहुसंख्यक है। लेकिन हमारे और आपके माइंड को इस तरह से ब्लॉक कर दिया गया कि आप सोच ही मत पाए कि कौन सही है कौन गलत। मनुवादी विचारधारा कहते हैं, लेकिन एक बात हम आपको क्लियर कर, यहाँ मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहने का मतलब हम किसी जाति का नहीं बात करते, हम विचारधारा की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी विचारधारा शिक्षा जगत में रही जिसने केवल एक जाति या समुदाय या विचारधारा के शोषण को हमेशा आगे बढ़ाया, और वो वर्ग एक शोषण करता रहा और दूसरा शोषित रहा। तो शोषितों को कभी शिक्षा तक पहुंचने नहीं देना है, ताकि इस शोषणकारी व्यवस्था पर सवाल। एक आधी आबादी की जो बात आज हम कर रहे हैं, आप समझिए कि वो कितने विजनरी थे, कितने दूरदृष्टा थे कि 1848 में उन्होंने ये जान लिया कि अगर महिलाओं को नहीं शिक्षा दिया जाएगा तो हमारा मुकम्मल समाज नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल, 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अब समझिए क्यों स्थापना की उन्होंने? इसलिए कि जिंदगी में उन्होंने शोषण झेला था, जिंदगी में शोषण देखा था, अपनी पत्नी के प्रति, अपने प्रति समाज का जो प्रतिकार का भाव था उसको उन्होंने देखा था। और 1873 ईस्वी में, कांग्रेस से पहले, आप समझ लीजिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, और उससे पहले उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और इसका मतलब क्या होता है? सत्य का खोज करने वाला संगठन। ये है कि उस तरह की शिक्षा, हम अभी की शिक्षा की बात नहीं कर रहे जिस तरह की डिग्री हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें एक मूल या मौलिक रूप से आपके सोचने और समझने की क्षमता डेवलप होती है। ये विचार करने का ये अवसर है। कैसी शिक्षा? यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली, मतलब आप तर्क वितर्क करने वाली शिक्षा चाहते हैं, या केवल आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली शिक्षा, जिसको उन्होंने गुलामगिरी में लिखा है कि आप जो गुलाम मानसिकता बनाने वाली शिक्षा है, उस शिक्षा को लेने की जरूरत नहीं है। आपको तार्किक शिक्षा और सवाल उठाने वाली शिक्षा की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं विपिन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय खास मेहमान अमित कुमार जी, पीएचडी स्कॉलर हैं जेएनयू से और सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले जी को लेकर। कल उनका जन्म दिवस है और कल पूरे देश में महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मनाई जाती है। तो महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन को लेकर कल हम बात करेंगे। जिस तरह से ये भी स्टूडेंट हैं और मतलब पीएचडी कर रहे हैं इस समय, और महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने हमेशा शिक्षा के लिए काम किया और शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों लेकर सर आपको बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कल सर महात्मा ज्योतिबा फूले जो इस देश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, कल उनकी जयंती है। तो किस तरह से देखते हैं उनके जीवन में शिक्षा के लिए जो आज काम हो रहे हैं, उसका किस तरह से उनको देखते हैं? सबसे पहले तो धन्यवाद इस मुद्दे को लाने के लिए, इस पर डिस्कशन करने के लिए, कि अब देखिए ये बहुत बड़ा मौका है, छात्रों के सामने ही नहीं, इस राष्ट्र के सामने सबसे बड़ा मुद्दा है और बहुत इम्पोर्टेंट ये अवसर है हमारे लिए कि सबसे पहले तो उनके लाइफ को हम जाने, उनका जो स्ट्रगल रहा है, जो आपके यहाँ जो संस्थागत जो व्यवस्था रही है ब्राह्मणवाद की, उस ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो शिक्षा की उनकी लड़ाई रही है। खास करके मैं थोड़ा सा आपको इसमें बताना चाहूंगा कि जब वो निचले कक्षे में थे और जब सेकेंडरी स्कूल में उनको जाना था, तो उनको उनकी जाति की वजह से लोग हतोत्साहित करते थे कि तुम उच्च शिक्षा नहीं ले सकते, सेकेंडरी स्कूल में नहीं पढ़ सकते। आप सोचिए कि एक जाति में पैदा होने का दंश कोई कितना झेला होगा। मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से पहले अगर किसी का हम बात करें इस देश में, तो सबसे ज्यादा दंश झेलने वाले, शिक्षा से वंचित होने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले रहे हैं। और जब उनको वंचित किया गया तो जाति का भी दंश, ब्राह्मणवाद का भी दंश और शिक्षित नहीं हो पाने का दंश जो उन्होंने झेला, वो यही अवसर है जिसमें हमें सोचने को मजबूर करता है कि उस तरह की शिक्षा, हम अभी की शिक्षा की बात नहीं कर रहे जिस तरह की डिग्री हम लोग खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, उस शिक्षा की बात कर रहे हैं जिसमें एक मूल या मौलिक रूप से आपके सोचने और समझने की क्षमता डेवलप होती है। ये विचार करने का ये अवसर है कि कैसी शिक्षा, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली, मतलब आप तर्क वितर्क करने वाली शिक्षा चाहते हैं, या केवल आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने वाली शिक्षा, जिसको उन्होंने गुलामगिरी में
लिखा है कि आप जो गुलाम मानसिकता बनाने वाली शिक्षा है, उस शिक्षा को लेने की जरूरत नहीं है। आपको तार्किक शिक्षा और सवाल उठाने वाली शिक्षा की जरूरत है। और इस अवसर पर जो आज का अवसर है, जिस पर हम राष्ट्रपिता महात्मा फुले की जो जयंती हम मना रहे हैं, ये सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह की शिक्षा की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा तार्किक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच। महात्मा ज्योतिबा फूले उस समय अपने समय, जैसे आपने जातिवाद की, उस समय बहुत ही कम ऐसे लोग थे जो कि महात्मा ज्योतिबा फूले इस जैसे पढ़े लिखे होंगे। खासकर मैं शोषित वर्ग की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने कहा उस समय, जो किताब लिखी उन्होंने। लेकिन आज इतना लंबा समय हो गया है, महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के लिए काम किया। वही महात्मा ज्योतिबा फूले को आज भी कई विद्यालयों में, कई स्कूल में, कई जगह उनका बच्चे नाम तक नहीं जानते। इसको क्या समझा जाए इसको? इतना बड़ा काम किया जो कि मतलब विदेशों में भी महात्मा ज्योतिबा फूले जी को देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आपने उठाया, और इसका जवाब मैं 2 तरीके से देना चाहूँगा। पहला जवाब ये है कि आपकी शिक्षा पद्धति अभी से ही नहीं, प्राचीन समय से जो आपकी शिक्षा पद्धति रही है, वो हमेशा भेदभाव करने वाली शिक्षा पद्धति रही है, पहली चीज़। और एक खास वर्ग और एक खास तरह के इंटरेस्ट को बढ़ावा देती है, पहली चीज़। दूसरी बात, और उसी का एक नतीजा होता है, जो दूसरा बात अपना हम कहना चाह रहे हैं, कि वो जो व्यवस्था है जो चाहती है कि एक वर्ग या एक विचारधारा का वर्चस्व बना रहे, जिसको हम लोग आजकल ब्राह्मणवादी विचारधारा कहते हैं, मनुवादी विचारधारा कहते हैं। लेकिन एक बात हम आपको क्लियर कर दें कि यहाँ मनुवादी और ब्राह्मणवादी व्यवस्था कहने का मतलब हम किसी जाति का नहीं बात करते हैं। हम विचारधारा की बात कर रहे हैं कि एक ऐसी विचारधारा शिक्षा जगत में रही जिसने केवल एक जाति या समुदाय या विचारधारा के शोषण को हमेशा आगे बढ़ाया, और वो वर्ग एक शोषण करता रहा और दूसरा शोषित रहा। तो शोषितों को कभी शिक्षा तक पहुंचने नहीं देना है, ताकि इस शोषणकारी व्यवस्था पर सवाल उठाया जा सके। पहला, ये शिक्षा की राजनीति है। इसको शिक्षा की राजनीति के हम नाम से जानते हैं कि हमको और आपको ये कभी बताया ही नहीं जाएगा कि जिस व्यवस्था में तुम्हारा शोषण हो रहा है उस पर कभी सवाल उठाओ, पहली। दूसरी बात कि इससे जो लोग वंचित रहे, ये उनकी गलती नहीं है, ये आपके शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा की राजनीति की गलती है कि हमको और आपको कभी जानने ही नहीं दिया गया कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कौन थे। इवन ये भी आपको नहीं जानने दिया गया, नहीं हम लोग बचपन में जानते थे, मतलब कोई तर्क ही नहीं था, कोई सवाल ही नहीं था कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को और उनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस क्यों मनाया जाता है। जबकि सच्चाई ये है, जब आप अभी का लिटरेचर पढ़ेंगे तो देखेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन से ज्यादा ज्योतिबा फूले का शिक्षा में इंडिया में योगदान है। लेकिन उनके नाम पर शिक्षा दिवस भारत सरकार नहीं मनाती है। किसके नाम पर मनाती है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर। जो कि अगर उनके मूल फिलोसफी को पढ़ेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, तो वो एक पार्टिकुलर विचारधारा को बचाने की बात करते हैं, उस फिलोसफी की बात करते हैं। जबकि ज्योतिबा फूले किसकी बात करते हैं? बहुजन समाज के, जो वंचित तबका है, जो बहुसंख्यक है। लेकिन हमारे और आपके माइंड को इस तरह से ब्लॉक कर दिया गया कि आप सोच ही मत पाए कि कौन सही है कौन गलत है। ज्योतिबा फूले किसके लिए लड़े, नहीं लड़े, ये आपको जानने ही नहीं दिया गया। किस विचारधारा को लेकर चलते थे, आपको जानने ही नहीं दिया गया। मतलब शिक्षा जो शुरू से शिक्षा आपकी रही है, वो थोपने वाली शिक्षा रही है, एक विचारधारा को थोपने वाली शिक्षा रही है, और आपका दिमाग पूरी तरह से मानसिक रूप से ब्लॉक हो गया। केवल एक ही दृष्टि आपको दिखा, और यही उसी का नतीजा है। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, डिस्कशन में, विचारधारा के स्तर पर जब हम लोग चर्चा करते हैं तो हम उस प्रभाव से ग्रसित रहते हैं जो एक तरफ से केवल आपको दिया गया और दूसरा पक्ष छोड़ देते हैं। उसी में ज्योतिबा फूले का जो व्यक्तित्व है, उनका जो योगदान है, उनका जो चरित्र है, उनका महत्व है, उसको हम लोग कभी समझ ही नहीं पाए। लेकिन आज हमारे और आप जैसे लोग उन पे सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ रही है वैसे वैसे आपके लोग अपने जड़ को ढूंढ रहे हैं, और तब ज्योतिबा फूले जैसे राष्ट्रपिता या आप कहें कि इतने बड़े शिक्षाविद आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा शिक्षाविद, और आपने कहा कि ज़्यादा उनका योगदान था पढ़ने में, और ये तो उनका एजुकेशन रहा कि सबको शिक्षा की बात करी उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, फिर आगे ले गए।
लेकिन उसके साथ-साथ उनका सामाजिक जीवन को आप किस तरह देखते हैं? उनके जो सामाजिक क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किए, जिनके कारण आज इनको राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा महात्मा की उपाधि मिली, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले कहने लगे। हुँ। देखिए जो हम सोचते हैं आज जब हम आज पीएचडी जब हम कर रहे हैं, तो आज हमें बहुत खुशी होती है कि ज्योतिबा फुले जैसे लोग को हम राष्ट्रपिता मानते हैं। भले भारत सरकार मानती है कि नहीं, ये एक अलग सवाल है, ठीक है? और ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि वो क्यों नहीं घोषित करती कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़े अगर इस देश के शिक्षाविद हुए तो वो ज्योतिबा फुले हुए। ये एक सवाल भी है। दूसरी बात कि आप देखिए 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी के बाद भी अगर हम बात करें, जब 1840 में उन्हें सेकेंडरी एजुकेशन में दाखिला मिलता है और इस तरह से 1848 में उन्होंने महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। महिलाओं के लिए पहला स्कूल खुला। आप सोचिए कि 1848 का समय 1848 का समय वो समय है जब भारत में ब्रिटिश सरकार स्थापित भी अच्छे से नहीं हुई थी, ठीक है? और उस समय आप जब देखते हैं कि एक महिलाओं के लिए इतना बड़ा कदम, जबकि उस समय ब्राह्मणवाद या मनुवादी विचारधारा इसके पूरी तरह से खिलाफ था, इसको स्थापित करना, ये अपने आप में उनके सामाजिक जीवन और सामाजिक रूप से जो पीड़ित और दलित वर्ग था, उसके लिए उनके सोच को प्रदर्शित करता है। एक आधी आबादी की जो बात आज हम कर रहे हैं, आप समझिए कि वो कितने विजनरी थे, कितने दूरदृष्टा थे कि 1848 में उन्होंने ये जान लिया कि अगर महिलाओं को नहीं शिक्षा दिया जाएगा तो हमारा मुकम्मल समाज नहीं बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अब समझिए क्यों स्थापना की उन्होंने? इसलिए कि जिंदगी में उन्होंने शोषण झेला था, जिंदगी में शोषण देखा था, अपनी पत्नी के प्रति, अपने प्रति समाज का जो प्रतिकार का भाव था उसको उन्होंने देखा था। और 1873 ईस्वी में, कांग्रेस से पहले आप समझ लीजिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है और उससे पहले उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और इसका मतलब क्या होता है? सत्य को का खोज करने वाला संगठन, एक ऐसा संगठन जो सत्य का खोज करता है। मतलब उन्होंने क्या कहा? मतलब ये कहा सामाजिक रूप से कि जो भी काम या कर्म तुम कर रहे हो उसमें ब्राह्मण या ब्राह्मणवादियों का, जो कि उनका बिजनेस है, ये ध्यान रखिए, वो ये कहते हैं कि ये उनका धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का संबंध अध्यात्म से है और इस धर्म का संबंध पूजा पाठ कराने, कर्मकांड कराने का जो संबंध है वो पूरी तरह से व्यवसाय से है। तो तुम सत्य की परीक्षा करो, सत्य की खोज करो कि क्या ये ब्राह्मण धर्म जो है ये धर्म है, ये तुम्हारे अध्यात्म को बढ़ाता है। और अध्यात्म को अगर बढ़ाता है तो सारे लोगों में समानता की बात क्यों नहीं करता? भगवान तो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं करता है, वो तो समानता की बात करता है। और इन सारे लोगों को उन्होंने कहा कि तुम पीड़ित इसलिए नहीं हो कि भगवान ने ऐसा बनाया है, बल्कि ये ब्राह्मणवाद और ये धर्म व्यवस्था का जो कुचक्र है, इस वजह से तुम्हारा शोषण हो रहा है और तुम शोषित हो। इसलिए उस पर सवाल उठाओ, सच का खोज करो। और ये संगठन उसी के रूप में स्थापित किया गया। और आपको बताएं 1873 में ही गुलामगिरी की भी स्थापना हुई, ये लोगों के मानसिकता पर चोट करने के लिए। तुम ये जो मेंटल स्लेवरी है, जो गुलाम मानसिकता है, उसको तोड़ो और तभी तुम्हारी मुक्ति संभव है, समाज का मुक्ति संभव है, बहुजन का मुक्ति संभव है, शोषित का संभव है। ये वही कर सकता है जिसका भारतीय समाज के धर्म, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था का जड़ तक का ज्ञान हो। जैसा कि आपने कहा कि ज्ञान हो जड़ तक का, उन्होंने महिलाओं के लिए पहली बार स्कूल खोला, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, गुलामगिरी की आपने जिक्र किया। लेकिन जिन महिलाओं के लिए ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले ने इतने पूरा जीवन अपना खपा दिया, आधी आबादी जो इस देश की है, बहुत सारी महिलाओं को तो महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के बारे में जानकारी ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात कि सत्यशोधक समाज के बारे में भी लोगों को अभी जानकारी नहीं कि सत्यशोधक समाज है क्या। अब इतना लंबा समय, आपने कहा कांग्रेस से पहले उन्होंने इतना लंबा समय उन्होंने पूरे जीवन अपने में काम किया, आखिर ऐसी वो कौन सी वजह रह गई कि उनको लोगों तक नहीं पहुंचाया गया? इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी महिलाओं के लिए, सबके लिए, महिलाएं आप जिस बात कर रहे हैं उन सबको जानती हैं, लेकिन जिन्होंने उनको अधिकार शिक्षा की बात करी वो महिलाएं नहीं जानती। देखिए, एक बहुत बड़ा और बहुत गहरा आपने रहस्य पूछा है हमसे।
और ये रहस्य ये है, हमने शुरू में भी इसका आपको इंडिकेशन दिया कि इस देश में शिक्षा हमेशा एक वर्ग के राजनीति से और विचारधारा से ग्रसित रही है। कभी भी शिक्षा सबके लिए खुली नहीं रही है। और ये भी ध्यान आप रखिए कि इस देश में अगर हम ये कहें कि शिक्षा कुलीनता का प्रतीक है, कुलीन वर्ग के सोच का प्रतीक है, तो शायद गलत नहीं होगा। और उस कुलीन वर्ग में एक समाज का ऐसा वर्ग है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ऐसा वर्ग है जो हमेशा उसका साधन और संसाधन पर, प्रशासन पर, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में हमेशा दबदबा रहा है। वो वर्ग हमेशा चाहता है कि स्टेटस को यथा स्थिति बना रहे, ताकि शोषक हमेशा शोषक रहे और शोषित हमेशा शोषित रहे। शोषित बना रहेगा तभी उसका काम होगा और शोषक भी बना रहेगा उसके साथ साथ। तो वो वर्ग कभी नहीं चाहता कि आप वैसी विचारधारा को पढ़ें, वैसी विचारधारा को जानें जो आपको मुक्ति का मार्ग देता है, चाहे उस व्यवस्था को बदलने की बात करता है, मतलब यथा स्थिति को बदलने। क्योंकि जो शोषित हैं, यथा स्थिति जब तक नहीं बदलेगी तब तक वो व्यवस्था कैसे बदलेगी। और फूले साहब, राष्ट्रपिता फूले का क्या मानना था, व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जब मानसिक रूप से आप बदलेंगे, मानसिक क्रांति आपकी होगी, गुलामी टूटेगी, जड़ता टूटेगी, तो बदलाव होगा। और वो वर्ग नहीं चाहता कि बदलाव हो। और इसी बदलाव का नतीजा इस राजनीति, ये एक विचारधारा है सर, आपको समझना होगा कि ये शोषितों को शिक्षा से वंचित करने, उनके नायकों से परिचित कराने से वंचित रखने का एक विचारधारा है। और इसी विचारधारा के तौर पर पाठ्यक्रम में नहीं शामिल किया गया, कभी इन पे लेखनी नहीं करने दी गई, कभी इनका पब्लिकेशन नहीं हुआ, एक मुकम्मल कभी किताब नहीं लिखने दिया गया। समझिए इस बात को। और दूसरी बात कि जब किताब नहीं लिखा जाएगा, इन पे कोई बातचीत नहीं होगी, इसकी चर्चा नहीं होगी, तो कभी नहीं लोगों तक पहुंचेगा। और ये राजनीतिक और साजिश की तहत आपके और हमारे पास इसको नहीं पहुंचने दिया गया, ताकि हम जान नहीं सके। जैसे हम ही हैं, हम बहुत पहले तक नहीं जानते थे, बहुत पहले तक नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते आगे थे? आप लोग क्या करने वाले हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने की? जैसे कि आपने इतना लंबा काम किया, लोगों तक पहुंचाने के लिए आप लोगों की क्या योजना है, क्या आप काम करने वाले, और लोगों तक कैसे उनके विचार पहुंचे, हमारे देश के जो लोग हैं कैसे जाने महात्मा ज्योतिबा फूले को, उनके संघर्षों? देखिए, 2 स्तर पर इसके लिए काम करना है। सबसे पहले तो जो लोग शिक्षित हो रहे हैं, उनको अपने नायकों के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हमारी कोशिश ये होगी कि जितना हम लोग आगे पढ़ाई करें, उस पे रिसर्च करें, किताब लिखें, छोटे-छोटे डिस्कशन ग्रुपों करें, लोगों को बताएँ कि आपको अपने नेता को जानने की कितनी ज़रूरत है, आपको क्या चीज़ें पढ़नी है, ये आपको बताना होगा। तो इसके लिए छोटे-छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत लेवल पर हम लोग को काम करना होगा। दूसरी जो जरूरत है कि एक बड़े लेवल पर, बड़े लोग, मतलब बड़े लेवल पर का मतलब कि चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सामाजिक संगठन हो, चाहे बौद्धिक वर्ग हो, धार्मिक वर्ग हो, उनके साथ एक वैचारिक सहमति बने और इस विचारधारा को फैलाने का एक बहुत बड़ा कैंपेन छेड़ा जाए, खास करके उत्तर भारत में। उत्तर भारत में इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि दक्षिण में पेरियार ने ये काम कर दिया है, लेकिन उत्तर में कभी इस लेवल का सांस्कृतिक सामाजिक जागरण आने ही नहीं दिया गया। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आया नहीं, आने नहीं दिया गया, क्योंकि उत्तर भारत का जो बेल्ट है जिसको कहा जाता है, उसमें ब्राह्मणवादी विचारधारा हमेशा वर्चस्व में रही और उसने ये काम किया, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं किया। मैं इस बात को, इस गलती को स्वीकार भी करता हूं। और वो चीज हमें करना होगा उत्तर भारत में, खास करके पूरे इंडिया में भी, लेकिन उत्तर भारत में खास करके, कि बड़े स्तर पर एक वैचारिक सहमति बनाकर लोगों में जन जागरण अभियान किया जाए। जन जागरण अभियान किया जाए कि ज्योतिबा फुले आपके थे, आपके नेता थे, और एक ऐसे राष्ट्रपिता थे जो शिक्षा को सबसे बड़ा महत्व और हथियार समझते थे। उस हथियार को पहचानिए, तभी पिछड़ा, दलित या बहुजन का कल्याण हो सकेगा, अदरवाइज मुश्किल है। जैसा कि आपने कहा सबको होना। अब कल महात्मा ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, पूरे लगभग देश में जो बहुजन विचारधारा लोग हैं वो मनाते हैं। आपका क्या संदेश है दर्शकों के लिए? देखिए, दर्शकों के लिए यही संदेश है कि हम केवल उनकी जयंती नहीं मनाएं, उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो सोच था साइंटिफिक टेम्पर का, मानसिक गुलामी से अपने आप को मुक्त करने का, और एक मुकम्मल तर्क आधारित समाज बनाने का, अगर वो आप बनाते हैं, अपने व्यवहार में लाते हैं, अपने विचार में लाते हैं, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा देते हैं,
तभी उनके जयंती को मनाने का कोई मतलब निकलता है। नहीं तो ऐसे ही हम लोग फूल माला चढ़ा करके बात करते रहेंगे। उन पे रिसर्च करने की जरूरत है। आपको बैठ के उस पर डिस्कशन करने की जरूरत है, कैसे उन विचारधारा को हम लागू करें जमीनी स्तर पर, अपने हम सेमिनार रूम में नहीं, एकदम अपने रूम में बैठ के नहीं। तो सबसे बड़ा संदेश हम यही देना चाहेंगे कि उनको पढ़ें, विचारें और उनके विचारधारा को अपने जीवन में उतारें, तर्क करें, वितर्क करें और लोगों तक ये विचारधारा पहुंचाएं। तब वो अंधविश्वास से, धार्मिक कुकर्म से या कर्मकांड से मुक्त होंगे, तभी उनका मुक्ति का राह प्रशस्त होगा। यही राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले का मैसेज है। आप लोगों ने सुना, अमित सर ने बताया कि महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती या फूल माला चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। उनको पढ़ना होगा, उनको रिसर्च करना होगा, उनके बारे में जानना होगा, उनके बारे में लोगों को बताना होगा कि उन्होंने क्या काम किया। तभी इंसान उनकी गुलामगिरी की बात की, गुलामगिरी को पढ़ना होगा, जो दिमाग में जो आपके गुलामी मानसिकता है उससे बाहर आना होगा। तभी उनको आप पहचान पाए, जान पाएंगे। और महात्मा ज्योतिबा फूले के जो कार्य हैं उनको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। और किसी एक कुछ खास लोगों के दबदबे का उनकी विचार जो है जन जन तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन आने वाले समय में विचार सब तक पहुंच रहे हैं और आगे भी पहुंचेंगे। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।